आज हम एक बहुत ही जाने माने फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जी चटर्जी। ये चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर हैं और ये हमारे KOL डॉक्टर हैं, की ओपिनियन लीडर। इनके चैम्बर में हम आए हैं। आज वर्ल्ड COPD डे है और आज हम इनसे COPD के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सर आपका स्वागत है। सर पहले COPD के बारे में कुछ बताइए। COPD देखो एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है। हम लोग जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ मेनली दो चीज़ हम लोग के सामने आते हैं ज़्यादातर। एक हो गया एज़मा वाले और एक हो गया आपका COPD। COPD एक ऐसा बीमारी है जिसमें एयर फ्लो लिमिटेशन होता है। मतलब क्या है इसका, आपका जो सांस का नली है वो फेफड़े के अंदर जाके डिवाइड करके सब डिवाइड करके छोटे छोटे सारे एयरवेज में डिवाइड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ दोज स्मॉल एयरवेज एक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स में वो एल्वियोलाई जिसको कहा जाता है, छोटा छोटा एयर सैक्स जो है उसमें वो टर्मिनेट करता है। तो COPD बीमारी में मेनली दो अलग अलग टाइप्स का, इनफैक्ट दोनों का ही मिक्सचर भी बहुत सारे पेशेंट्स में रहते हैं। एक हो गया जैसे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो स्मॉल एयरवेज जो है उसका जो अंदरूनी परत है उसमें सूजन आ जाती है। उसका जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो है, गॉबलेट सेल्स, वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं। अंदरूनी परत में सूजन आ जाने के वजह से लूमेन छोटा हो जाता, हवा आना और जाने में परेशानी। गॉबलेट सेल सिक्रेशन ज़्यादा हो जाने से म्यूकस पोर्ड आउट होता है इनसाइड लूमेन, तो लूमेन ब्लॉक्ड होने लगता। तो ये ब्रोंकाइटिस में इसलिए हम लोग देखते हैं कफ, बलगम, ये सब जो ज़्यादा बनते हुए खांसी होता। और दूसरा जो टाइप है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा मतलब हम जो पहले ही बोल रहे थे एयर सैक्स के बारे में, छोटे छोटे एयर सैक्स में जो स्ट्रक्चरल यूनिट है फेफड़ा का, उसका जो थिन वॉल होते हैं वो वॉल डिस्ट्रॉयड हो जाते। इससे क्या होता, 1 2 3 4 5 10 एल्वियोलस जो है एक दूसरे के साथ मिल जाता, बड़ा सा एक सैक तैयार होता जिसको हम लोग एम्फीसेमेटस बुला कहते हैं। तो एम्फीसेमेटस बुला जब फॉर्मेशन होता है, एल्वियोलाई के अंदर का जो पार्टीशन वो ख़त्म हो जाता है, वो कोई काम का नहीं है। मतलब जो गैसियस एक्सचेंज जो होना चाहिए, हम लोग जो सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर डाल रहे हैं, जो कैपिलरीज में जो ब्लड है, पल्मोनरी मतलब लंग्स का जो कैपिलरी है उसमें जो ब्लड है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन डिलीवरी होगा, बुला के अंदर से वो डिलीवरी हो नहीं पाता, सो ये नॉन फंक्शनल हो जाता। तो एम्फीसीमा में इस टाइप का एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन होता है। ज़्यादातर COPD मरीज में दोनों कंपोनेंट ही रहता, ब्रोंकाइटिस का भी असर रहता है, एम्फीसीमा का भी असर रहता है। रेशियो वेरी करता फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ये हो गया मोटा मोटी तौर पे पैथोफिजियोलॉजिकली COPD का जो बीमारी है वो। और इसके बाद पूछना था इसका असर लक्षण और ये किन किन कारणों से होता है। लक्षण पहले बोल देते हैं। लक्षण में जो है खांसी होना, सांस फूलना, खास करके थोड़ा सा ही चलने पर, इवन जो एडवांस्ड COPD होंगे रेस्ट में भी सांस का तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा थकावट फील करना, मस्कुलर वीकनेस होना, मस्कुलर वेस्टिंग होना काफ़ी सीवियर केसेस में। तो ये सारे चीज़ इसमें लक्षण पाया जाता है। खास करके खांसी और बलगम और सांस का तकलीफ, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, वेट लॉस, काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फीलिंग, ये सारे चीज़ उसमें देखते हैं हम लोग। और इसका कारण का जहाँ तक सवाल है, देखो जहाँ डेवलप्ड कंट्री का सवाल है वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में स्मोकिंग एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के तौर पे काम करता है। जो प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स है, मतलब जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, जिन लोग का फैमिली में COPD का हिस्ट्री मिलता है, वो लोग में अगर स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चालू रहेगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग बहुत दिन से अगर कोई करते आएगा, तो उस स्मोकिंग एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है COPD डेवलप होने के पीछे। इंडिया में भी स्मोकिंग 30% केसेस में हम लोग देखते हैं कि स्मोकिंग इज़ द कॉज बिहाइंड COPD डेवलपमेंट। बट स्मोकिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंडियन COPD पेशेंट्स में रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका एम्बियंट पॉल्यूशन, यानी कि जो एनवायरमेंटल जो एयर पॉल्यूशन का जो बात है, वो अपना इंडिया में काफ़ी हाई लेवल पे है। आप लोग NCR का न्यूज़ सुनते होंगे बराबर, है ना। दूसरी बात आपका इंडोर पॉल्यूशन जो है, इंडोर पॉल्यूशन किस किस चीज़ से होती है, जैसे कि आपको
हम लोग बायोमास फ्यूल यूज़ करते हैं रूरल एरियाज़ में खास करके, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएटिंग वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसके अलावा आप घर में देखोगे बहुत सारे घर में मच्छर हटाने के लिए मॉस्क्विटो कॉइल जलाया जाता, तो ये बोला जाता है कि मॉस्क्विटो कॉइल जो आप बर्न कर रहे हो, एक मॉस्क्विटो कॉइल से जितना पॉल्यूशन या जितना धुआं एमिशन हो रहा है वो 100 सिगरेट का बराबरी का धुआं देते हैं, उतना पॉल्यूशन फैलाता है। तो इससे एक्सपोजर भी इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा इंडिया में हुक्का पीने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको, रूरल एरियाज़ में तो बहुत, इवन वुमेन दे आर ऑल्सो एडिक्टेड टू दिस। सो इतने सारे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अलावा इंडोर पॉल्यूशन फैलाने वाले ये सारे जो फैक्टर्स है वो अपना इंडियन पेशेंट्स में ज़्यादातर केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सर करेंट ट्रीटमेंट प्रैक्टिस अभी जो COPD में है उनके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखो, जहाँ तक सवाल है COPD पेशेंट का मैनेजमेंट करने का, उसमें यूजुअली हम लोग गोल्ड क्राइटेरिया को, मतलब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इलाज देते हैं उसमें, और उसमें हम लोग पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं, A, B, C, D ऐसे 4 कैटेगरी में बांटते हैं उसको। और इसमें जो फैक्टर्स हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं वो है पेशेंट का सिम्टम बर्डन क्या है, उसको एक स्कोरिंग दिया जाता है, MMR से स्कोरिंग स्केल से भी किया जा सकता है या कैट स्कोर से भी किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट का एक्सरबेशन कितना हो रहा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता कौन सा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हम देंगे। तो ये जो आपका एक्सरबेशन का जो बात कर रहा हूँ, अगर हर साल एक एक्सरबेशन उसका ऐसा हो रहा हो कि वो आदमी हॉस्पिटलाइज हो जा रहा, या साल भर में 2 या उससे ज़्यादा, मतलब अधिक बार उसको एक्सरबेशन हो रहा कि उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचना हो रहा, इंजेक्टेबल थेरेपी लेना हो रहा, ये सारे चीज़ अगर हो रहा हो, मतलब उसको हम लोग ज़्यादा एक्सरबेशन वाले केसेस मानते हैं। तो एक्सरबेशन वाले को हम लोग C और D कैटेगरी में रखते हैं, और A और B कैटेगरी में एक्सरबेशन कम होते हैं। और इसमें से B और D वाले में सिम्टम बर्डन ज़्यादा होते हैं, और A और B वाले में सिम्टम बर्डन कम होता है। तो A वाले जो होते हैं, जहाँ सिम्टम बर्डन भी कम है, जहाँ एक्सरबेशन रेट भी कम है, उन लोग के लिए हम लोग SOS β2 एगोनिस्ट अलॉन्ग विथ ICS देने के लिए बोलते हैं। जब ज़रूरत पड़े तब आप उसके इस्तेमाल करो। B कैटेगरी में जहाँ एक्सरबेशन उतना ज़्यादा नहीं है, सिम्टम बर्डन हाई हो, वहाँ हम लोग लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाइक सल्मेट्रॉल या फॉर्मोटेरॉल के साथ और भी लामा कंबाइन करके देते हैं ज़रूरत पड़े तो। C और D में लेकिन लाबा लामा कॉम्बिनेशन ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लामा जो है वो एक्सरबेशन को कम करने में मदद करता है। अगर इस C और D वाले में हम लोग देखते हैं कि योसिनोफिल काउंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 300 से ऊपर एब्सोल्यूट योसिनोफिल काउंट है, या उसका 100 से भी ऊपर योसिनोफिल हो, जहाँ पर एक बार वो हॉस्पिटलाइज हुआ पिछले साल में, चाहे 2 बार से अधिक उसको साल भर में हो गया एक्सरबेशन, तो इस टाइप का केसेस में हम लोग ICS भी देने के लिए बोलते हैं। इवन कुछ पेशेंट्स में हम लोग लाबा लामा विथ ICS तीनों को ही कंबाइन करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी दिमाग में रखना होगा हम लोग को, एक कैटेगरी ऑफ सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ ब्रोंकाइटिस प्रीडोमिनेंट हो और FEV1 बिलो 50% हो और ज़्यादा एक्सरबेशन उसका हो रहा हो, तो हम लोग रफ्लूमिलस्ट भी उस टाइप का स्थिति में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है थियोफाइलिन वगैरह का, वो डिस्करेज किया जाता, मतलब वो गाइडलाइन के मुताबिक मिनिमम इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं के बराबर इस्तेमाल होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ COPD पेशेंट्स हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन एडिक्वेट ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेशन थेरेपी इवन ICS, उसके बावजूद भी उन लोग को काफ़ी ज़्यादा स्पुटम प्रोडक्शन हो रहा हो, बार बार मतलब दिक्कतें, सिम्टम्स बर्डन बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन को जो है लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए बोला गया। इसके अलावा N-एसिटिलसिस्टिन भी इस टाइप का स्थिति में देने के लिए बोला गया। ये सब गाइडलाइन रिकमेंडेड है, तो हम लोग भी वही गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस हिसाब से इलाज करते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए COPD मरीज को इलाज करते टाइम कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा हर साल में देना मस्ट है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट निमोकोक्कल जो भी इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको निमोकोक्कल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जो है हर 5 साल में उनको रेगुलरली देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट का ही पार्ट आपको एक हम अगर बोलेंगे
एक्सरसाइज। Yes, sir. देखो, सो फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न, सीओपीडी मरीज में हो क्या रहा, उनका एयर ट्रैपिंग हो जा रहा, उनको हवा को बाहर छोड़ने में दिक्कत हो रहा। तो इसमें अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो नेचुरली दैट विल हेल्प यू। तो इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप 2 किस्म का एक्सरसाइज कर सकते हो। एक आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे पर्स लिप ब्रीदिंग जिसको कहा जाता है, या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, हाँ ये कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे स्टेशनरी बाइसाइकिल नहीं होता जिसमें पेडलिंग करके हम लोग करते हैं, तो वो किया जा सकता। वॉकिंग इज़ अ गुड मोडालिटी ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज इन दिस पेशेंट्स। लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल करना पड़ेगा, सीओपीडी मरीज को तो सांस की तकलीफ की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हो सकता शुरुआत में वो ज़्यादा चल नहीं पाए, धीरे धीरे उसका बिल्डअप करना होगा, वॉकिंग डिस्टेंस को बढ़ाना होगा, पेस को बढ़ाना होगा धीरे धीरे। जितना वो धीरे धीरे करते जाएगा, फिटनेस बढ़ेगा तो अपने आप वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, जैसे बारबेल चेयर डंबल लाइट उठाना, तो उससे भी आप आर्म का मसल्स को या चेस्ट मसल्स का भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। ये सारे चीज़ है। सो फॉर एज मैनेजमेंट का ही पार्ट अगर समझोगे, डाइट वाला जो बात है, डाइट का जहाँ तक सवाल है, सीओपीडी मरीज में देखो हो क्या रहा, ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से उनका वर्क ऑफ ब्रीदिंग काफ़ी हाई हो जा रहा, मतलब उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा। चेस्ट मसल्स या नेक मसल्स जो आपको मदद करता है इसमें सांस का लेने और छोड़ने में, ये सब का काम बहुत ज़्यादा अधिक होने से वहाँ पर आपका एनर्जी का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा, जिसके वजह से वेस्टिंग होता मसल्स का एज ए होल, सारे बॉडी का। तो मसल वेस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट यूज़ करना होता है। हाई प्रोटीन डाइट मतलब जैसे नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, चिकन मटन चाहे ये सब चीज़ें खा सकते हैं। फॉर वेजिटेरियन पीपल आप मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ये सब ले सकते हो, दाल ले सकते हो, पल्सेस जिसको कहा जाता। इसके अलावा सोयाबीन इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ, मतलब वेजिटेरियन सोर्स ऑफ दिस थिंग प्रोटीन। तो हाई प्रोटीन हाई विटामिन डाइट्स इन लोग के लिए होना चाहिए। एडिक्वेट पानी भी पीना चाहिए लोग को। क्यों? क्योंकि इन लोग का सैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग होता है ना, क्योंकि आप एक बार में पूरा हवा भर नहीं पा रहे हो फेफड़े में, तो आपको नंबर ऑफ टाइम ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इससे क्या होता ना, थ्रू योर रेस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, वाटर के भी लॉस होता है। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट वाटर लॉस एज वेल। आपको एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एज ए होल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। और सर हम भारतीय सीओपीडी से कैसे बच सकते हैं, इस पे थोड़ा सा अगर बात करें। और सर सीओपीडी जो ओल्ड एज सीओपीडी पेशेंट है, उनके लिए उनका केयरटेकर या फैमिली मेम्बर का भी कुछ रोल बनता है उनको सीओपीडी को मैनेज करने में, इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, जहाँ तक बचाव का सवाल है, जैसे कि आप जान रहे हो कि सीओपीडी बीमारी होने के पीछे जो हम लोग बोले कि एम्बियंट पॉल्यूशन या इंडोर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको जैसे मिनिमाइज़ करने का जो भी तरीका होगा उसको आपको अपनाना है। जैसे स्मोकिंग अगर करते हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। मॉस्क्वीटो कॉयल आपको अवॉइड करना है। पूजा के टाइम में हम लोग जो धूप चाहे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा खिड़की वगैरह खोल के अच्छे से क्रॉस वेंटिलेशन करा के हवा का चलाचल ठीक रखते हुए इंडोर पॉल्यूशन को मिनिमम लेवल पे रखने का कोशिश होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है आउटडोर पॉल्यूशन का, आउटडोर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो तो होना चाहिए। आउटडोर पॉल्यूशन में जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तरफ से जो लीगल एस्पेक्ट्स जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का वो होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। यही सब है कि पॉल्यूशन को जितना आप कम रखोगे सीओपीडी होने का चांसेस उतना कम होगा। और सर वो केयरटेकर का रोल या फैमिली मेम्बर का ओल्ड एज सीओपीडी पेशेंट का लाइफ जो है सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में उनका भी कुछ रोल होता है सर? ऑफ कोर्स, जो पेशेंट का घर के जो लोग हैं उन लोग को अगर सारे जानकारियाँ दी जाएगी ना कि बेसिकली सीओपीडी बीमारी क्या है, इनहेलर्स का रोल क्या है, कौन इनहेलर किस टाइम में हम यूज़ करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर एसओएस जो हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बढ़ा हुआ उस समय क्या करना चाहिए, इवन नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, किस टाइम में कौन सा सॉल्यूशन हम उसमें देंगे, कैसे करेंगे, जैसे स्पुटम थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा एंटीबायोटिक का स्टार्ट कैसे हम करेंगे।
ये सारे चीज़ अगर पेशेंट का रिलेटिव्स लोगों को या केयर टेकर लोगों को भी पता रहेगा तो दे कैन हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर पेशेंट्स वेलफेयर। क्योंकि एक चीज़ देखो, एल्डरली पेशेंट में जहाँ COPD का सवाल है, एक हाइपोक्सीमिक स्टेट में अगर वो जा रहा हो तो कन्फ्यूजन भी आ जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन, तो उसमें उनका दिमाग ठीक से काम करता नहीं है, तो उस समय घर वाले जो है उन लोग का रोल और ज़्यादा अधिक हो जाता। तो इसलिए घर में जितना भी आदमी है उनका केयर टेकर है, उन लोग को भी इस बीमारी के बारे में अच्छे से ट्रेन कर देना एक तो चाहिए हम लोग की तरफ से। धन्यवाद सर। मुझे आशा है ये सारी जानकारी भारत के जितने भी COPD पेशेंट हैं उनके डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर।